बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release one electron from isolated neutral gaseous atom is known as ionization energy। इसी को कई बार हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। यूनिट की बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, एक सोडियम ले रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट में होगा। अब सॉलिड स्टेट में होगा तो यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये Na गैस प्लस ये इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एनर्जी देंगे, ये एनर्जी अगर आपसे कहा जाए कि ये एनर्जी जो दिया जा रहा है इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहें या न कहें, तो आप कहेंगे कि ये दो एनर्जी का पार्ट है। एक तो ये सब्लिमेशन एनर्जी, यस ई मतलब सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी सॉलिड को सीधे आप बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सोडियम को पहले आप गैस में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये देखो आइसोलेटेड है, मतलब किसी से जुड़ा नहीं है, न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है और गैसियस स्टेट में आ गया है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको आप एनर्जी देंगे और ये कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब ये जो एनर्जी है, दो एनर्जी का पार्ट है, सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी का पार्ट है। तो सोडियम को आपने सोडियम गैस मतलब ये सब्लिमेशन एनर्जी हो गई, सोडियम गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई और इन दोनों एनर्जी का योग यहाँ पर आपने केवल एनर्जी लिखा है जब सोडियम सॉलिड से डायरेक्ट आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है। इसी को आप अगर यहाँ पर ध्यान दें ऐसे दिखाएं, ये सोडियम यहाँ पर गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, गैसियस है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, Na+ हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा H हम लोग लिखेंगे +X किलो कैलोरी। अब डेल्टा H लिखेंगे तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। और ये अगर पॉजिटिव होगा तो हम एंडोथर्मिक होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव तो दिख रहा है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक है। ध्यान रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। तो एंथैल्पी हम लोग हमेशा एक मोल के लिए बोलते हैं। अच्छा, अभी रिएक्शन लिखा गया है तो मोल में ही माना जाएगा, एक एटम नहीं माना जाएगा, ये एक मोल एटम माना जाएगा। तो एक मोल एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, तब जो एंथैल्पी में चेंज हुआ है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह रहे हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन से जो निकालते तब उसको, एक एटम से जब निकालते तो उसको हम लोग
आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल, यहाँ पर ये और जोड़ दिया जाए एक वर्ड, बैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये 3 वर्ड आपको याद रहना चाहिए, आइसोलेटेड, ये न्यूट्रल और ये गैसियस एटम। ये 3 चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आई आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक इन नेचर। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक नेचर की होगी। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर मान लो एक ये कोई भी एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में है, यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये m+ हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में हो जाएगा। यहाँ पर आप एनर्जी देंगे, इसको IE1 बोलेंगे। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ पर एनर्जी देंगे तो आप इसको IE2 बोलेंगे, ये m++ हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो माइनस यहाँ पर E हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा IE3। यहाँ पर m++ हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में हो गया। इनको कहेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, क्रमागत आयोनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में बोलेंगे क्रमागत, इंग्लिश में बोलेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, इसमें IE1 हमेशा IE2 से कम होगा, हमेशा कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, चाहे जितनी होगी IE1 हमेशा कम होगा और क्रम से ये बढ़ता जाएगा। अगर 3 तक ही लिखे हैं तो IE3 सबसे ज़्यादा होगा, IE1 सबसे कम होगा। 3 से ज़्यादा है तो ऐसे क्रम में आप लिखते जाएंगे। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि कितने आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल हैं, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जितना एटॉमिक नंबर है, नोट करके नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल फॉर एनी एटम is equal to its atomic number. Its atomic number. Question: how many ionization energy is possible? How many ionization energy is possible for nitrogen? How many ionization energy is possible for nitrogen? तो यहाँ पर देखा जाए भैया कितनी पॉसिबल है, ऑप्शन दे दिया जाए 3, 5, 7, 2। तो एटॉमिक नंबर के बराबर पॉसिबल है, एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 पॉसिबल है। अब यहाँ पर अपनी अगली हेडिंग होगी फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए भैया फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी? एक तो डायरेक्टली प्रश्न होगी जेड इफेक्ट पर, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज पर, और इनवर्सली प्रश्न होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट पर। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये एक मतलब एक सेल है एक एटम में,
दूसरे में न्यूक्लियस और 2 सेल हो गई, तीसरे में न्यूक्लियस, 1 सेल, 2 सेल, ये 3 सेल हो गई, ये 3 सेल हो गई। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है। तो पहले वाले आइटम में ये साइज छोटी है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा, मतलब जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं है। दूसरे में थोड़ा सा दूर हो गया तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो गया, आसान हो गया। यहाँ पर तीसरे में और आसान हो गया। एक चीज़, अब साइज बढ़ती जा रही तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट देखें, इस न्यूक्लियस पहले केस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई सेल नहीं है, दूसरे केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में 1 सेल है, तीसरे केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 सेल है। तो 2 सेल है इसका मतलब 2 स्क्रीन है, 1 सेल है मतलब 1 स्क्रीन है, कोई सेल नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, तो ये हो जाएगा। एक और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ filled orbital more than half filled, more than adjacent incomplete, सभी incomplete से नहीं, adjacent incomplete orbital। यहाँ पर पूछा जाए क्यों, तो आप ये कहेंगे filled एंड हाफ filled एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है और यहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि P6 ले लिया जाए, ये P5 से ज़्यादा होगा, P5 P3 से ज़्यादा होगा, P3 P4 से ज़्यादा होगा। अब ये ध्यान दें, ये P3 P4 से ज़्यादा है, क्यों? एक्स्ट्रा स्टेबल है। और P6 भी एक्स्ट्रा स्टेबल है और वहाँ पर जेड इफेक्ट भी ज़्यादा है। यहाँ पर बेटर होगा कि हम N लिख दें, NP6, NP5, NP3, NP4। ज़्यादा बेटर होगा कि यहाँ पे हम साथ में N लिख दें, तो यहाँ पर N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबका वही है, तो ये हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ध्यान दें, कारण देख लिया जाए तो यहाँ पर पहले P3 आएगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर P4 आएगा, फिर P5 आएगा, फिर P6 आएगा, P3 P4 P6। अब यहाँ पर P3, यहाँ पर जेड इफेक्ट अगर मान लो, यहाँ पर जेड इफेक्ट x है तो यहाँ पर x प्लस 0.65 हो जाएगा, x प्लस 0.65 तो था ही, प्लस फिर 0.65 हो जाएगा। अब इसमें P3 और P4 में देखें तो P4 का जेड इफेक्ट ज़्यादा है, लेकिन P3 एक्स्ट्रा स्टेबल होने के कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और P3 और P5 में अगर कंपेयर करें तो P5 का जेड इफेक्ट P3 से बहुत ज़्यादा है, तो P5 में जेड इफेक्ट सुपीरियर हो गया है, P5 में जेड इफेक्ट सुपीरियर हो गया है कंपेरिजन टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के। मतलब जो P3 को आप कह रहे हो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, उसके कंपेरिजन में P5 जेड इफेक्ट सुपीरियर हो गया है, इसलिए P5 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। चलें भैया, तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। देखा जाए ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी।
ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन का क्रम, पहला इन पीरियड, इन पीरियड on moving in period, Z effect increases, so ionization energy also increases, but irregularly. पीरियड में जाने पर आयोनाइजेशन जेड इफेक्ट बढ़ता है, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। यहाँ पर फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, 0। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखा जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p, 2p1, 2s2, 2p2। आउटर मोस्ट शेल का लिख रहे हैं 2p3। यहाँ पर 2s2, 2p5, 4 not 5, 2s2, 2p5, 2s2, 2p6। यहाँ पर ध्यान दें, आगे आप जा रहे हैं जेड इफेक्ट, मतलब फर्स्ट ए से सेकंड ए का जेड इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए सेकंड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड ए और थर्ड ए में देखा जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ए की ज़्यादा होगी, मतलब बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरान से। कारण यहाँ पर s2 है जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और p1 है ये हाफ फिल्ड है, मतलब इनकम्प्लीट है। तो फिल्ड ऑर्बिटल hence extra stable, due to which it has high ionization energy। अब P1 से P2 में जेड इफेक्ट ज़्यादा है, P2 से P3 में ज़्यादा है, P3 से P4 में ज़्यादा है, लेकिन ये हाफ फिल्ड है। यहाँ पर हाफ फिल्ड, p orbital, so extra stable, due to which it has high ionization energy। अब केवल नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी ऐसा नहीं, मतलब फिफ्थ ग्रुप की सभी ज़्यादा होगी सिक्स ग्रुप के जो रिस्पेक्टिव पीरियड में है। जैसे नाइट्रोजन के पीरियड में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आएगा तो फास्फोरस के पीरियड में सल्फर हो जाएगा, तो रिस्पेक्टिव पीरियड में ये ज़्यादा हो जाएगा।
अब P4 यहाँ पर 6 से हम लोग पीरियड नंबर 7 पे चलते हैं, सॉरी ग्रुप नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7 पे चलेंगे तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों? चूँकि जेड इफेक्ट ज़्यादा है। फिर एयर मतलब 0 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फील्ड भी है और जेड इफेक्ट भी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर अगर कहा जाए मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, तो इज ऑफ maximum ionization energy in period is of inert gas। पीरियड में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस की होगी। चलो भैया, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिथियम की सबसे कम, फिर बोरान, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियान। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 6, 8, 7, 9, 10, 3, 5, 4, 6, 8, फिर 7, 9, फिर 10। अब यहाँ पर अगर इसको Li प्लस कर दिया जाए, Li प्लस, यहाँ पर Be प्लस कर दिया जाए, बोरान प्लस कर दिया जाए, कार्बन प्लस कर दिया जाए, नाइट्रोजन प्लस कर दिया जाए, ऑक्सीजन प्लस कर दिया जाए, फ्लोरीन प्लस कर दिया जाए, यहाँ पर नियान प्लस कर दिया जाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। अब इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखें, लिथियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बेरिलियम के पास 3, बोरान के पास 4, 5, यहाँ पर 6, 7, 8, ये 9 उसी इलेक्ट्रॉन के क्रम में रख दिया जाए तो 3 सबसे कम वाला है, तो 3 मतलब बेरिलियम प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर 3 के बाद नंबर था 5 का, तो कार्बन C प्लस हो जाएगा। 5 के बाद नंबर था 4 का, तो B प्लस हो जाएगा। 4 के बाद नंबर है 6 का, तो N प्लस हो जाएगा। अब 6 के बाद नंबर है 8 का, तो F प्लस हो जाएगा। 8 के बाद नंबर है 7 का, तो O प्लस हो जाएगा। अब 7 के बाद नंबर है 9 का, तो यहाँ पर Ne प्लस हो जाएगा और इसके बाद नंबर हो जाएगा Li प्लस का। ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम हो जाएगा। Li प्लस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्यों? चूंकि अब ये इनर्ट बन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इनर्ट गैस, हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त कर लिया है। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछते हैं ज़्यादातर, और फिर कभी-कभी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछते हैं। तो जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखा कि पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे प्लस वाले में पूछता है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में पूछता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के तब देखिएगा कि कहाँ पर ऑर्बिटल फिल्ड हो रहे हैं और कहाँ पर हाफ फिल्ड हो रहे हैं। तो ये चीज़ जानते रहिएगा। अरेंज following in order of in increasing order of आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो जाएगा। तो बोरान या बेरिलियम कर लो ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरिलियम नहीं बोरान, फिर बेरिलियम में फिल्ड हो जाएगा,
फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन में इनकम्प्लीट होगा, नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड हो जाएगा और फ्लोरीन में फिल्ड हो जाएगा। इस तरह से आप सोचेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम आयोनाइज एनर्जी तो लिख दिया गया इन पीरियड इनर्ट गैस, मिनिमम नहीं लिखा गया था। यहाँ पर मिनिमम आयोनाइज एनर्जी इन पीरियड एल्कली मेटल। तो ये फर्स्ट आयोनाइज एनर्जी, जब नंबरिंग ना किया जाए कौन सी आयोनाइज एनर्जी पूछा जा रहा है तो आप फर्स्ट आयोनाइज एनर्जी मानेंगे। आगे ट्रेंड ऑफ वेरिएशन, ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। डाउन द ग्रुप ionization energy decreases due to increase in size and increase in screening effect, increase in size and increase in screening effect। साइज इंक्रीज कर रही है and screening effect increase। So ionization energy decreases, ionization energy decreases। यही सेम काम हो जाएगी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम में। एक्सेप्शन 2-3 देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शन, सेकंड ग्रुप में सेकंड ए में ही देखने को मिलेगा। बेरियम के नीचे रेडियम है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर रेडियम ऐसे, तो ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन ये है कि बेरियम इज लेस देन रेडियम। थर्ड ए में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन है। यहाँ पर बोरान ऐसे साइन अल्टरनेट मैनर में, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पर ध्यान दो, एक बार नीचे साइन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये फिर नीचे होना चाहिए था। ये थैलियम यहाँ पर। अब रीजन अगर पूछा जाए तो थैलियम का कम होना चाहिए था। यहाँ पर एफ ऑर्बिटल इज फिल्ड, which has less screening effect। तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल फील्ड होगा जिसका थैलियम में एफ ऑर्बिटल फील्ड होगा जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, जिससे आयोनाइज एनर्जी बढ़ जाएगी। सेम वही चीज़ गैलियम के लिए, गैलियम में डी ऑर्बिटल इज फील्ड। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर इंडियम में, थैलियम के पहले इंडियम है, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पर गैलियम में डी ऑर्बिटल इज फील्ड, orbital is filled which has less screening effect, so more ionized energy। अब अगर आपसे कहा जाए कि इंडियम में भी डी ऑर्बिटल फिल होगा तो आप कहेंगे इंडियम की साइज गैलियम से बड़ी है।
इसलिए छोटी हो जाएगी। अब इसको अगर अरेंज वे में लिखना हो तो बोरान सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर थैलियम हो जाएगा। बोरान हो जाएगा, फिर थैलियम हो जाएगा। थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बाद इंडियम। ये एक्चुअल क्रम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। ये ध्यान रखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम डिस्टर्ब होगा डी ब्लॉक में। इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में अगर देखा जाए तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो साइज का क्रम देखा जाए तो 3D लेस देन है 4D और 4D नियरली इक्वल टू है 5D के। ये साइज का क्रम है। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 3D का ज़्यादा होना चाहिए 4D से, 3D का ज़्यादा होना चाहिए 4D से, और 4D और 5D लगभग बराबर होने चाहिए। लेकिन 5D एक्सेप्शनली ज़्यादा हो जाएगा 3D से भी। इसका रीज़न ये है कि 5D और 4D की साइज तो बराबर है, लेकिन जो प्रोटॉन हैं वो 5D में लगभग 32 प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो साइज बराबर है और 32 प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो 32 प्रोटॉन ज़्यादा होने से जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर काफ़ी बढ़ जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी इतना बढ़ती है कि वो 3D से तो 4D से तो ज़्यादा होती ही है, वो 5D से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की, पहला, अच्छा एप्लीकेशन के पहले एक चीज़ दिमाग से स्लिप कर गया जो पहले बता दें आपको सारी। एप्लीकेशन के पहले मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियाडिक टेबल, हीलियम। मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियाडिक टेबल इज ऑफ सीजियम। चलो अब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला, इन प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंसी, इन प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस, वैलेंसी प्रेडिक्ट करने में। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा जाए, जैसे मान लो एक एलिमेंट दिया गया आपके पास, ये पहला एप्लीकेशन है। एक एलिमेंट ए दिया गया है, इसके पास 4 आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट की गई हैं, IE1, IE2, IE3, IE4। IE4। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये 100 किलो जूल है, ये पर मोल में होगी। यहाँ पर मान लो 400 किलो जूल पर मोल में है, यहाँ पर 800 किलो जूल पर मोल में है, यहाँ पर चौथी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 4000 किलो जूल पर मोल में है, ये पर मोल में है, यहाँ पर मोल। तो अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी इतने मोल में ये दी गई है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 100 किलो जूल एनर्जी दी तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जेड इफेक्ट बढ़ गया। अब जेड इफेक्ट बढ़ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और एनर्जी देना पड़ेगा। फिर आपने 400 किलो जूल दिया, फिर दूसरा भी निकल गया।
अब दूसरा निकल गया तो जेड इफेक्ट फिर बढ़ गया, जेड इफेक्ट फिर बढ़ गया तो फिर आपको 800 किलो जूल एनर्जी देना पड़ा, लेकिन फिर जेड इफेक्ट बढ़ गया। अब तीसरा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4000 किलो जूल एनर्जी देना पड़ा, मतलब 800 से 4000 अचानक आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। तो आपको ऐसा डाटा जब दिया रहेगा तो देखने में लग जाएगा कि अचानक परिवर्तन कहाँ पे दिख रहा है, सडन चेंज कहाँ पे दिख रहा है, या तो इसको हम लोग फर्स्ट जंप बोल रहे हैं। इसका मतलब यह कि पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला, चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकला। तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया वो आउटर मोस्ट शेल का पार्ट था, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया वो आउटर मोस्ट शेल का पार्ट था, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकला वो आउटर मोस्ट शेल का पार्ट नहीं था। तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का पार्ट नहीं है, तो ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के पार्ट हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के पार्ट हैं वही वैलेंसी होगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर वैलेंसी अगर कहा जाए, यहाँ पर वैलेंसी तो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में है, तो वैलेंसी यहाँ पर 3 हो जाएगी। यहाँ पर नोट करके लिख लें, बिफोर फर्स्ट जंप in ionization energy, ionization energy represent valency of an element। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया जाए, in which case there is sudden jump in ionization energy in between sudden jump in between first and second ionization energy, in between first and second ionization energy। यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2। अब ये देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड बोला है, तो फर्स्ट और सेकंड बोला है, इसका मतलब ये जो पहली डिजिट है वो 1 है और दूसरी डिजिट जो है 2 है। इसका मतलब जो पहली डिजिट है, पहली डिजिट उतना इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो स्पीशीज है वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर गेन कर लेती है, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा जो इनर्ट गैस है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर शुरुआत में निकालने में आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकालें तो एनर्जी कम देनी होगी, लेकिन ये फील्ड हो जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा देनी होगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देनी होगी जितना कि इनर्ट गैस के केस में। और यहाँ पर तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट केस है यहाँ पर गैप सबसे ज़्यादा है, ये जो फर्स्ट केस है यहाँ पर गैप सबसे
ज़्यादा है। और अगर ऐसे बैलेंसी पूछ लिया जाए कि बैलेंसी क्या होनी चाहिए, तो बैलेंसी 1 होनी चाहिए। चलो, अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन में। सेकंड एप्लीकेशन इन प्रेडिक्शन ऑफ reducing tendency इन प्रेडिक्शन ऑफ reducing tendency। तो reducing tendency प्रेडिक्ट करने में भी हम लोग आयोनाइज एनर्जी का हेल्प ले सकते हैं। ध्यान दें बेटा, यहाँ पर एक रिएक्शन आपको बताएं A प्लस बी, ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस। ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिस बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसका रिडक्शन होता है, तो बी का रिडक्शन हुआ। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आया क्यों? चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और इस पर नेगेटिव चार्ज आया क्यों? चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो लेगा उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ए का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्यों हुआ है? चूंकि ए पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? इसका इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, ए का इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, इसलिए ए का ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, अगर बी मना कर दे कि हम आपके इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे, तो बी का ए का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ए का ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, ये निर्भर करेगा बी की मर्जी पर। बी चाहेगा तो ए का ऑक्सीडेशन होगा, बी नहीं चाहेगा तो ए का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब बी जो है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब इसी का उल्टा सोच लो, बी का रिडक्शन हुआ क्यों? चूंकि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। अब ए मना कर दे कि हम अपना इलेक्ट्रॉन आपको नहीं देंगे, बाकी किसी को भी दे देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे, तो बी का रिडक्शन नहीं हो सकता। बी का रिडक्शन होगा या नहीं होगा, ये किस पर निर्भर करेगा? ए की मर्जी पर। इसका मतलब ए रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ए रिड्यूसिंग एजेंट है और बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और रिएक्शन देखें इसी तरह से, यहाँ पर सेम उसी तरह से, तो C प्लस बी लेते हैं। यहाँ पर C प्लस बी माइनस आ गया, तो C का ऑक्सीडेशन हुआ और V का रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर रिडक्शन और यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो C है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, C को आप रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और B को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब दो रिएक्शन है, एक में दोनों में B ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन पहले में रिड्यूसिंग एजेंट A है और दूसरे में रिड्यूसिंग एजेंट C है। अब A बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा या C बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर A आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो A बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर C आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो C बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा कौन? आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये प्रश्न उठता है। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि i.e. reducing tendency is inversely proportional to ionization. Reducing tendency is inversely proportional to ionization energy. जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अब इस तरह से देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सीजीएम की। तो उसको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, i.e. या 10 CGM should be
best reducing agent in periodic table as cesium has minimum ionization energy, but in periodic table lithium is best reducing agent. Lithium is best reducing agent as reducing tendency depends upon reducing tendency depends upon three factors. Reducing tendency depends upon three factors. पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा सब्लिमेशन एनर्जी, एंड थर्ड हाइड्रेशन एनर्जी. And combined effect of all is minimum for lithium. Combined effect of all is minimum for lithium. और इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट को आप रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं भैया? रिडक्शन पोटेंशियल. इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट को रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. तो अगर आपसे कहा जाए कि लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट as it has minimum reduction potential. आप कह सकते हैं कि इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट मिनिमम है या रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, तो ये दोनों चीजें एक ही हो जाएंगी. तो इस चीज को भैया आप लोग जानते रहेंगे. एक क्वेश्चन, फर्स्ट ऐसे लिखा जाए IE1 and IE2 of magnesium are respectively 750 kilojule per mole and 1250 kilojoule per mole. If ये हो जाएगा, इसको 1450 कर लिया जाए या चलने दो. इफ ये 1450 कर लिया जाए, if
to 1 mole magnesium, (1250 kilojoule energy is given. Find percentage of Mg plus and Mg double plus in mixture. यहाँ पर ध्यान दें, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम का 1 मोल, ये Mg डबल सिंगल प्लस हो गया, और Mg सिंगल प्लस Mg डबल प्लस में ये 750 किलो जूल एनर्जी लेगा, और यहाँ पर लेगा ये कितना भैया, 1450 किलो जूल ऐसे लेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब आपने 750 किलो जूल एनर्जी दिया तो ये 1 मोल पहले था, ये पूरा का पूरा बदल गया इसमें, तो ये 1 मोल बन गया। अब 1400 में से यहाँ पर 1250 किलो जूल एनर्जी दी गई है, तो 1250 किलो जूल एनर्जी में से 750 किलो जूल घट गई, तो ये आ गई 500 किलो जूल। अभी 500 किलो जूल एनर्जी आपके पास बची है। अब ये ध्यान दें, अगर आप 1450 किलो जूल एनर्जी देते हैं तो 1 मोल मैग्नीशियम बदल जाता है Mg डबल प्लस में। फर्दर when further 1450 kilojoule energy convert one mole convert 1 mole Mg plus into डबल प्लस, तो ये 1 किलो जूल एनर्जी कन्वर्ट 1 बाई 1450 मोल Mg प्लस इंटू Mg डबल प्लस, तो 500 किलो जूल कन्वर्ट तो 1/14 ये हो जाएगा 500। अगर ये 1500 होता तो लगभग 3 आ जाता नीचे, लेकिन 1500 से कम है तो 3 से वैल्यू थोड़ा सा कम आएगी, तो यहाँ पर हम लोग 2.9 वगैरह लिख सकते हैं। मतलब 1/2 या इसको सॉल्व करके देख ही लिया जाए। (500/1450) तो पॉइंट यहाँ पर फाइनली हम लोग सॉल्व करें तो 0.34 आ जाएगा, 0.3448 मतलब पॉइंट इतना ही मान लिया जाए। तो इतना
इतना मोल मैग्नीज Mg प्लस बदल जाएगा इन डबल प्लस में, और जितना Mg डबल प्लस बदलेगा उतना Mg प्लस बदलेगा उतना Mg डबल प्लस बनेगा। तो I e Mg डबल प्लस इक्वल टू 0.348 मोल और Mg प्लस इक्वल टू 1 माइनस 0.3448, ये इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, बराबर 0.6551 मोल, ये इतना हो जाएगा। इतना मोल Mg डबल प्लस होगा और इतना मोल Mg प्लस होगा। तो आज हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया। नेक्स्ट डे अगले टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे चर्चा करेंगे। ठीक है।